मेवाड़ के अंदर दो ग्रुप चलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और एक ग्रुप सीपी जोशी साहब का चलता है और एक रघुवीर जी का चलता है। आप किसके पक्ष में चलते हैं या क्या गणित है आपकी? आपके जो राजनीति कैरियर के अंदर जब आए हैं आप, कहाँ से आपकी राजनीति शुरुआत? उनका ये आरोप कांग्रेस पे भी लगता है और बीजेपी पे भी लगता है कि कमल कांग्रेस ही बन गए ये लोग। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? यहाँ की जो गुटबाजी चल रही है उसको आप इस चुनाव से पहले कैसे कवर करेंगे? उसकी ऐसी क्या कमियां रही जिसके वजह से कांग्रेस यहाँ कमजोर हुई, या ऐसी प्रथा चल रही है गुटबाजी वगैरह वगैरह होने का कारण आप क्या समझते हैं? अगर संगठन की बात करें तो आप पहले के कार्यकाल में क्या कमियां गिनवा सकते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई? नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम दिया एक खास मुलाकात। और आज इस खास मुलाकात के अंदर हमारे साथ हैं जाडोल के नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जैन, पल्लू भाई इनको कहते हैं। आज इनसे हम साक्षात्कार करेंगे और चुनावी वर्ष हैं, चुनाव की चर्चा भी इनसे हम करेंगे इस बार कि किस प्रकार जो चुनावी रणनीति चल रही है। और इनका जो है नए निर्वाचित हुए हैं तो इनका परिचय भी हम करेंगे ताकि यहाँ के जो दर्शक हैं उनको पता चले कि इनका क्या कैरियर रहा है और कैसे रहा है। पल्लू भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप नव निर्वाचित हुए हैं उसके लिए भी हमारी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको न्यूज 24 राजस्थान की को चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरा परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम राजेंद्र जैन है। मेरा जन्म 26 मई 1980 को उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के पांडरवा कस्बे में मेरा जन्म हुआ था। और वहीं से मैंने एजुकेशन शिक्षा पांडरवा से चौथी तक मैंने प्राप्त की थी। 5वीं से लगा करके 10वीं तक मेरी एजुकेशन शिक्षा सारी ग्राम पंचायत कोलियारी सरकारी विद्यालय कोलियारी में मैंने प्राप्त की थी। हायर एजुकेशन के लिए मैं 1996 में उदयपुर पढ़ने चला गया था, जैसे मैंने 11th-12th की शिक्षा मैंने फतेह स्कूल से प्राप्त की थी। और 1999 को और एजुकेशन के लिए मैंने उदयपुर के श्रमजीवी कॉलेज में मैंने BA और MA करी हासिल की। पल्लू भाई, हम जो बात करें कि आपके जो राजनीति कैरियर के अंदर जब आए हैं आप, कहाँ से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई? तो सबसे पहले राजनीतिक शुरुआत जब मैं श्रमजीवी कॉलेज में जब वहाँ अध्ययन कर रहा था तो वहाँ मुझे एक NSUI का एक माहौल नज़र आया और वही NSUI के साथ मैंने पूरा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं वहाँ पढ़ने गया था तो फर्स्ट ईयर में ही मेरे को वहाँ अच्छा परिचय हुआ, अच्छा माहौल नजर आया। वहाँ पर संजीव कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए संजीव राजपुरी चुनाव लड़ रहे थे। मैं उनके संपर्क में आया, उनके चुनावी कैंपेन में मुझे भाग लेने का पूरा मौका मिला। तो वो वहाँ से चुनाव से जीते थे। उसके बाद में संजीव दूसरी बार सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट के लिए कौशल जी नागदा चुनाव लड़े थे, उनका भी चुनाव का कैंपेन करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में धर्मेंद्र जी राजूरा चुनाव लड़े थे, संजीव से वो प्रेसिडेंट बने, वो चुनाव जीते। उसके बाद में मुकेश जी मेहरिया चुनाव लड़े थे संजीव प्रेसिडेंट से, उनका भी चुनाव कैंपेन करने का मुझे मौका मिला। और तब से ही मैं राजनीति में सक्रिय भाग ले रहा हूँ। अच्छा, आपको ऐसी क्या चीज़ें लगी कि आपको कांग्रेस के अंदर ही आना अच्छा लगा? कांग्रेस से NSUI से जब मैं जुड़ा हुआ था तो मुझे कांग्रेस में बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली थी। मुझे NSUI से ही माहौल सब अच्छा लगने लगा था। बस उसी समय से मेरे दिमाग में कांग्रेस और NSUI दिमाग में आ गई थी और उसी समय से मैंने कांग्रेस का दामन थामा था और मैं कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आ गया हूँ। अच्छा, कांग्रेस के अंदर जो आप आ गए राजनीति के अंदर, तो आपका जो विचारधारा है उसमें आप क्या करना चाहते थे? किस पर्पज से राजनीति इस कैरियर को चुना कि फिर मैं इस राजनीति के अंदर आके यहाँ की पब्लिक के लिए या समाज सेवा के तौर पर, या किस प्रकार से आपका काम करने का मानस बना रखा है? तो राजनीति करने की इच्छा थी। यहाँ पर पूरा ट्राइबल बेल्ट है और हमारी भी इच्छा थी कि हम ऐसे कुछ काम करें। तो हम मैं कोई MLA MP तो बन नहीं सकते, मगर संगठन में हमारे काम करने की इच्छा थी। संगठन में काम करें, लोगों की आवाज़ बन करके वकील की तरह हम आगे पैरवी करें। यहाँ बहुत सी जो समस्या थी एजुकेशन की यहाँ पर बहुत कमी थी। उसके अलावा बहुत से रोडों की वगैरह की कमी थी, उसको हम चाहते इसको आगे तक हम पहुँचाएँ और हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, लोगों का काम करें, ये हमारे मन में कल्पना थी। तो आपकी बहुत अच्छी सोच है यहाँ के लोगों को, यहाँ के क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने के लिए। अभी जो बात करें पल्लू भाई, आप नव निर्वाचित हुए हैं ब्लॉक अध्यक्ष और यहाँ जो बातें चलती है कि आपका पैनल के अंदर नाम नहीं था और आप अचानक से सब जो पार्टी के लोग हैं उनको सबको चौंका देने वाला एक मामला सामने आया कि आप अचानक से ब्लॉक अध्यक्ष बन गए। पैनल पे आपका नाम नहीं था ऐसा लोग बताते हैं और ऐसे आरोप भी आप पे लगते हैं कि आप ऊपर तक पैसे दे के और किसी दबाव से वजह से आप बन के यहाँ गए।
उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, ऐसा नहीं है। मैं राजनीति में कम से कम 20 से 24-25 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ। मैं एनयूसीसी से पूरा जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उसके बाद में 2006 में मैं एनएसयूआई का इसका यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष बना हूँ। 2015 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सचिव बना हूँ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सचिव के साथ मैंने 5 साल बहुत अच्छे से काम किया है। 2016 में मैं देहात जिला उपाध्यक्ष बना हूँ राजीव गांधी ब्रिगेड का। 2016 में मैं किसान कांग्रेस कमेटी का जिला उपाध्यक्ष बना हूँ। 2017 में मैं राजीव गांधी ब्रिगेड का जिला महासचिव बना हूँ। 2019 में मैं राजीव गांधी ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष बना हूँ। 2019 में मैं सेवा दल का जिला उपाध्यक्ष बना हूँ। 2019 में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ। मैंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। 2018 में राहुल गांधी जी ने मेरे संगठन में इतना बढ़िया अच्छा काम किया था कि 2018 में जब राहुल जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल जी गांधी जी, वो सागवाड़ा आए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुला करके मुझे सम्मानित किया है। 2020 में मैं पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ा हूँ घरवास से, और वहाँ मैं ऐतिहासिक वोटों से विजय हुआ हूँ। वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य में हूँ। पंचायत समिति सदस्य का वित्तीय कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ। इस प्रकार से मैं संगठन के लिए पूरा काम किया है। उसके बाद अगर पार्टी ने, हाईकमान ने और माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के तमाम नेताओं ने, आदरणीय रामलाल जी घाटी जी, आदरणीय प्रवीण सोनर साहब, आदरणीय हीरालाल जी दरंगी साहब, आदरणीय सुनील बजाज साहब ने अगर मेरे को चुना है, और अगर पार्टी के हाईकमान ने अगर मेरे को चुना है, कोई देख करके बनाया है, तो संगठन मजबूत करने के लिए मुझे बनाया है। तो ये कहूँगा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता रहूँगा। अगर मुझे कार्यकर्ता को अगर मौका दिया है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी आपने जो बात करी पंचायती राज के अंदर, आप चुनाव अभी लड़े पंचायती राज में, यहाँ जो लोगों का कहना है और कई लोगों से हमने भी सुना है कि आप उप प्रधान के प्रबल दावेदार थे, लेकिन किन्हीं कारणों से आप यहाँ उप प्रधान नहीं बन पाए। उसमें यहाँ जो विपक्ष हैं, अभी नई पार्टी एक ऊपर के आई है बीटीपी वगैरह वगैरह, उनका ये आरोप कांग्रेस पे भी लगता है और बीजेपी पे भी लगता है कि कमल कांग्रेस ही बन गए ये लोग, कि इन लोगों ने इसमें आने के बाद कि उन दूसरों को बना दिया, तो उनसे फिर बिल्कुल परे हो गए और ये लोग हट गए। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और उसमें उस समय आप नाराज भी थे। देखो, पंचायत राज का चुनाव हुआ था, मैं प्रधान का दावेदार था। वो तो अगर सीटें अगर पूरी होती तो हम प्रधान भी हमारा बनता, उपप्रधान भी हमारा बनता, मगर 2 सीटें हमारी कांग्रेस की कम आई थी। इसकी वजह से कांग्रेस और अन्य दल ने समझौता करके जो बनाया, उसमें मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। हमको प्रधान चाहिए था हमको, कि प्रधान के पास चेक पावर है, प्रधान के पास बजट पावर है, सब कोई प्रधान है, तो इसलिए उपप्रधान में नहीं भी बना, तो मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने जो मुझे दिया है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। खैर सलाह आपको बात करें, वास्तव में पार्टी ने आपकी बात को समझते हुए और आपको बहुत बड़ा झाड़ू का एक नेतृत्व जो दिया है करने के लिए, वो आपके लिए काफ़ी जीवन के अंदर मददगार साबित हो सकता है। अगर जो आगे की बात करें अपन, तो अभी जो राजनीति के अंदर आप आए, तो आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं जिसकी वजह से आज इस मुकाम तक आप हैं? तो राजनीतिक गुरु तो सब है ही है। जितने हमारे शीर्ष नेता है, आदरणीय माननीय अशोक जी गहलोत जी है, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब है, हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय विधानसभा के आदरणीय सीपी जोशी जी है, आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा है। इस पर सब हमारे गुरु रहे हुए हैं और इनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में आगे काम करेंगे। अगर बात करें कि मेवाड़ के अंदर जो बात करें, मेवाड़ के अंदर 2 ग्रुप चलते हैं ऐसा लोग कहते हैं, और एक ग्रुप सीपी जोशी साहब का चलता है और एक रघुवीर जी का चलता है। आप किसके पक्ष में चलते हैं या क्या गणित है आपकी? देखो, मेरे ध्यान में तो कोई ग्रुप नहीं है। हमने कभी ग्रुपबाजी कभी सुनी, हो सकता है किसी का कोई मतभेद हो, किसी का कोई मतभेद हो, वो भेद हो सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की गुटबाजी मैंने अभी तक नहीं देखी है। नहीं, हमारे झाड़ू विधानसभा में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है। देखो सर, यहाँ झाड़ोल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे आरोप लगते हैं कि पल्लू भाई जो जीत के आए हैं, अभी ब्लॉक अध्यक्ष बन के जो आए हैं, ये हीरालाल दरंगी के गुट के आदमी हैं, और ऐसे कई जगह जो आयोजन हुए हैं उसमें रामलाल जी का एक ग्रुप अलग चलता है, ऐसा सुनने में आता है और ऐसा हो भी रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग अगर ऐसे चलेंगे, आपका चुनावी वर्ष है, तो इनमें इन लोगों को साधने का आप क्या प्रयास करेंगे? देखो, झाड़ोल विधानसभा में मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में कोई गुटबाजी नहीं है। जब भी हमने हमारे सीनियर लीडर को बुलाया है, वो हर सीनियर लीडर हर प्रोग्राम में आए हैं।
रही बात करें कोई कहता मिसाइल दरंगे का आदमी या उसी का आदमी, तो मेरे हिसाब से ये गलत फहमी है। हम जिस प्रोग्राम में जिसको बुलाएंगे, जो हमारे प्रोग्राम में आएगा, जो हमारे प्रोग्राम में सहयोग करेगा, जो संगठन का काम करेगा, वो हम उनके लिए काम करेंगे। और हम सबके साथ हैं, हम किसी एक आदमी के साथ नहीं है। संगठन ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हम उसकी कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बात करें, देखो ये चुनावी वर्ष है इस बार, और चुनाव अभी सर पे है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी विधानसभा की जो होगी वो आपके कंधों पे होगी। और आप जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, संगठन के अंदर आपकी प्रमुख जिम्मेदारी मानी जाएगी कि आपके नेतृत्व में ही यह पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें यहाँ की जो गुटबाजी चल रही है, उसको आप इस चुनाव से पहले कैसे कवर करेंगे, उस पर क्या कहना चाहिए? तो हमारे हिसाब से, मेरी जानकारी में कोई गुटबाजी नहीं है। रही बात जो चुनाव का जो आवेदन करना चाहेगा, उस हर आदमी को आवेदन करने का हक है, उसको प्रयास करेंगे। गुटबाजी मेरे दृष्टिकोण में नहीं है। झाड़ो विधानसभा में विशेष तौर से कोई गुटबाजी नहीं है। तो आप कहते हैं यहाँ की गुटबाजी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे दिखते हैं जिसमें कुछ लोग जो हैं वो ग्रुप में इसमें शामिल नहीं होते हैं, और इधर वाले अगर वो कोई कार्यक्रम करते हैं उसके अंदर शामिल नहीं होते। इस पर कैसे इन लोगों का समीकरण आप बिठाएंगे? कैसे, क्या लगता है आपको कि इस चुनाव के अंदर इसका जो विधायक प्रत्याशी आपका चुनाव लड़ेगा, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या ये उससे पहले आप इस रणनीति को समाप्त कर देंगे? तो इसका कोई चुनाव में खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। मैं यानी आपको और भी पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे झाड़ो विधानसभा में कोई गुटबाजी नहीं है। हो सकता है अगर कोई नाराज़ है तो उसको नाराज, जो आदमी नाराज़ है वो किस वजह से नाराज़ है इसका हम पता करेंगे। नाराज़ जो अगर नाराज़ चल रहा है तो उसको हम कहीं ना कहीं संगठन में एडजस्ट करने का काम करेंगे। अगर उसको जिला कांग्रेस कमेटी में एडजस्ट करेंगे, नहीं होगा तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एडजस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने का काम करेंगे। अगर फिर भी कोई नाराज़ है तो क्यों नाराज़ है इसका पता करेंगे। पता करने के बाद उसकी नाराज़गी दूर करेंगे, और हम सब एकजुट होकर के, सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और 100% हम झाड़ो विधानसभा चुनाव जीतेंगे। आप चुनाव जीतने की भी बात करते हैं, और आप यूं बताएं कि जो पिछला जो कार्यकाल चला संगठन के अंदर, और उसके बाद जो यहाँ आपको अभी वर्तमान में चुना है ब्लॉक अध्यक्ष पे, आप अपनी ऐसी कोई दो चीज़ें बताएं जो आपकी दिमाग और छवि के अंदर हैं कि ऐसे में संगठन को और भी ज़्यादा महत्व दे के इसको और मजबूत करने का प्रयास करूँगा। और दो कमियां आप ऐसी बताएं कि पूर्व में जो रहे हैं संगठन की ऐसी क्या कमियां रही जिसके वजह से कांग्रेस यहाँ कमज़ोर हुई, या ऐसी प्रथा चल रही है गुटबाजी वगैरह वगैरह होने का कारण आप क्या समझते हैं? देखो, मैं सरकार की, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इतनी अधिक योजना है। इन योजनाओं को हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और आम पब्लिक तक, परिवार तक, लोगों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और हम चुनाव पूरा चुनाव जीतेंगे। सरकार की इतनी योजना है, आप खुद जान लो सरकार कितनी योजना है, जैसे कि 100 यूनिट बिजली फ्री है, 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री है, 25 लाख रुपये का लोगों का बीमा, मतलब 25 लाख का इलाज फ्री है, 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री है। उसके बाद में 40 हज़ार रुपये का पशु के लिए बीमा सरकार कर रही है, और 100 दिन से रोजगार बढ़ा करके 125 दिन रोजगार कर दिए हैं। सरकार की इतनी अत्यधिक योजना है। योजनाओं के आधार पर हम लोगों तक जाएंगे, लोगों घर घर, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी जाएंगे, लोगों के परिवार तक जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, और हम पूरा पार्टी का प्रचार करेंगे, और हम पूरा चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। अगर संगठन की बात करें तो आप पहले के कार्यकाल में क्या कमियां गिनवा सकते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई, और ये मैं पूरा कर सकता हूँ? देखो, पहले का कार्यकाल भी अच्छा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि उससे अच्छा कार्यकाल मेरा निकले। बाकी पहले के कार्यकाल में कोई कमी नहीं रही थी। उन्होंने पूरा प्रयास किया था, संगठन के जो निर्देश थे उस निर्देश की उन्होंने पालना की, और उन्होंने पूरा काम किया। अब भी मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे भी अच्छा काम करूँ, और मैं अच्छा रिजल्ट देने का पूरा प्रयास करूँगा। और पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी की कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। आप जो बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है आपकी, और कांग्रेस सरकार ने काफ़ी सारी जन कल्याणकारी योजना चला रखी है, लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें तो बीजेपी इन पे भ्रष्टाचार हैं या पेपर लीक के ऐसे बहुत आरोप लगाती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? तो पेपर लीक तो बीजेपी राज में भी हुए हैं और सब जगह हो रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, अपन उसकी बात करें, ये तो इस पर सरकार इस पर अंकुश भी लगा रही है, इस पर ऊपर कानून भी ला रही है, और वो उन तक सारा चीज़ पहुंचाएगी। मगर सरकार ने जितना बढ़िया काम किया है, इसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी आदमी नहीं कर सकता जितना काम कांग्रेस की गवर्नमेंट में माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने जो काम किया है।
ये जो बीजेपी के आरोप आपको लग रहे हैं कि ये जो है उनके लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन यहाँ अगर जो बात करें तो अभी वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखो, उन्होंने कार्यकाल में मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा काम नहीं किया है, नहीं उन्होंने जनता के लिए कोई आवाज़ उठाई है, नहीं जनता के लिए कोई काम किया है, और नहीं उन्होंने ऐसे एरिया के लिए ऐसा कोई काम किया है जो यादगार हो। मुझे तो उनका कार्यकाल सही नहीं लगा है। तो आप बताते हैं बीजेपी का कार्यकाल सही नहीं है। अगर जैसे बात करें पिछले चुनाव के अंदर, आपके जो कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हैं सुनील जी पजात, उनका जो डिस्टेंस रहा चुनाव हारने का कारण, उस पे भी आपने अभी जो चुनाव है उसको लेकर मंथन किए होंगे, ऐसे क्या कारण पार्टी के अंदर रहे हैं जिनकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए, और क्या कमियां आप इस बार पूरी करेंगे जिनसे चुनाव आपको पूर्णतः विश्वास हो कि हम चुनाव जीतेंगे? तो चुनाव क्यों हारे हैं इसके लिए तो मंथन तो हमने किया है, पर ये चुनाव जो कमी उस चुनाव में जो रही थी वो कभी हम इस चुनाव में नहीं रहने देंगे। हम तन मन धन से काम करेंगे, पार्टी के प्रति ईमानदारी से निष्ठावान काम करेंगे, पूरा संगठन की पूरी ताकत जोड़ देंगे, और सरकार की जो उपलब्धियां है वो हम आम पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाएंगे, और चुनाव इस बार हम 2023 का चुनाव जीतेंगे, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं चुनाव इस बार हम जीतेंगे 2023 में और 100% जीतेंगे, अगर जाडोल की आपकी बात करें तो जाडोल के अंदर आपके कांग्रेस के संगठन के ही दो वरिष्ठ नेता हैं, रामलाल जी गाडरी और जीपू भाई चरनोत। इनका हर चुनाव में एक महत्वपूर्ण होता है, नेतृत्व इनका ही चलता है, और जहां ये लोग नहीं होते हैं वहां पार्टी निपट जाती है। तो आप इसको क्या मानते हैं, और कैसे इन लोगों को ये जो अभी दूरियां बनाए हुए हैं उनको कैसे साधेंगे और कैसे आपके पास लाएंगे? देखो, अभी तक तो कोई इनकी दूरियां नहीं है, और कोई इनका भी मनभेद भी नहीं है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनको बिठा करके बात करेंगे। और मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में तो कोई भी तक कोई ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि आपस में कोई नाराज़गी है या कोई गुटबाजी है। हम चुनाव जीतेंगे और वो हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। वो भी हमारे नेता है आदरणीय प्रवीण जी सोनो साहब, आदरणीय रामलाल जी गाडरी साहब हमारे यहाँ के सीनियर लीडर हैं, और उन लीडर के नेतृत्व में हम काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। यहाँ की सर जो बात करें अपन, तो जाडोल विधानसभा में अभी की वर्तमान कंडीशन में हमारे सर्वे के अनुसार 8 से 10 लोगों के संभावित ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो अपनी विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनमें से अब टिकट तो एक को मिलना है, तो वो लोग भी काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो वो नाराज भी होंगे। उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो टिकट सबको मांगने का अधिकार है, टिकट सबको मांगना भी चाहिए, पर टिकट पार्टी एक को देगी, और जिसको टिकट देगी, जो भी हाथ का सिंबल लेके आएगा, चुनाव लड़ेगा, हम पूरा संगठन पूरा हम उसके साथ रहेंगे। और जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको भी हम कहीं न कहीं संगठन में एडजस्ट करने का काम करेंगे, या और कहीं भी उनको मौका देंगे। पंचायत राज चुनाव है, कोई प्रधान बन सकता है, कोई प्रधान बन सकता है, कोई संगठन में जा सकता है, कोई एमएलए बन सकता है, कोई एमपी बनेगा, कोई किस तरह बनेगा, तो कहीं न कहीं उनको एडजस्ट करने का हम काम करेंगे और आगे हाईकमान से बात करेंगे। ये जो बात करते हैं पिछले चुनाव के अंदर या रेगुलरिटी जो देखी है कि कोटड़ा के अंदर कांग्रेस विधानसभा में कमजोर रहती है, और जाडोल बेल्ट की अगर जो बात करें तो आपके फलासिया के अलावा जाडोल के अंदर भी अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस कमजोर हुई है। इस कम समय बचा है आपके पास, और कम समय के लिए पहले ही आपको जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो इसमें आप इन लोगों को साधने का कैसे क्या रणनीति आपने बनाई है, कैसे आप इन लोगों से प्लस करेंगे वापस और कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे जिनसे आपका संगठन फिर से चुनाव स्तर की तैयारी मजबूत हो सके? तो झाड़ो पंचायत समिति अगर बात करते हैं तो झाड़ो पंचायत समिति मेरे हिसाब से 25 से 30 साल देखते रहते मुझे हो गए हैं। 25 से 30 साल में वहाँ कभी भी कांग्रेस नहीं हारी है, हर चुनाव कांग्रेस जीती है। पंचायत राज को देख लो, जिला परिषद को देख लो, क्रय विक्रय को देख लो, कोऑपरेटिव को देख लो, भूमि विकास को देख लो, फल सब्जी मंडी को देख लो, सब्जी मंडी चुनाव के देख लो, सारे चुनाव हम कांग्रेस जीती है। उससे भी ज़्यादा अगर अपन बात करें फलासिया पंचायत समिति की, फलासिया पंचायत समिति में भी पंचायत समिति के सारे पंचायत सदस्य प्रधान कांग्रेस के हैं, जिला परिषद सदस्य कांग्रेस के हैं, सारे लगभग 80 से 90% सरपंच कांग्रेस के हैं, या क्रय विक्रय, कोऑपरेटिव, भूमि विकास बैंक, सारे चुनाव कांग्रेस जीती है। फलासिया एक कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रहा हुआ है। रही बात कोटड़ा की, कोटड़ा में हम थोड़ा बहुत माइनस है, मगर अभी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं। हम हर 15 या 20 दिन में वहाँ पर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, लोगों को अधिक से अधिक
संख्या में बुला करके उनको सरकार की योजना और सरकार की उपलब्धियाँ उनको पहुँचा रहे हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे, इस बार हम कोटड़ा पूरा जीतेंगे। कोटड़ा का हर बूथ पे हमारी मीटिंग चल रही है। हम पूरा पूरा फोकस हमारे कोटड़ा के वो बूथ हमने लिए हैं जो जिन बूथ पर हम अभी कमज़ोर हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कोटड़ा भी इस बार हम जीतेंगे। सर, अगर आपके क्षेत्र की जो बात करें, यहाँ कांग्रेस बीजेपी जो है दो चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार जो कंडीशन है त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबला यहाँ जाडोल के अंदर नजर आ सकता है। उसमें अभी के डेट में इस एरिया के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीटीपी है या आदिवासी परिवार के नाम से नई पार्टी भी सामने आ रही है। तो उसमें जो लोगों का कहना है कि ज़्यादातर जो वोट बैंक नुकसान होगा वो कांग्रेस को होगा, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, मेरे हिसाब से तो इस पर कोई मेरा फोकस है नहीं और नहीं ये कोई चुनाव जीतने की पोजीशन में है। अगर ये ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी परिवार जो चुनाव लड़ रहा है ये हमारा ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ पे भी ट्राइबल आदमी चुनाव लड़ेगा, बीजेपी से भी ट्राइबल चुनाव लड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और हमारे कांग्रेस ही ऐसा चुनाव जीतेगी, ये भी आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। सर, संगठन के अंदर अगर जो बात करें, ब्लॉक अध्यक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें यहाँ जो अभी चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं, इस चुनावी वर्ष में अभी जो बहुत सारे आला कमान भी जो हैं, पार्टी संगठन है या हमारे चुनावी जो न्यूज़ चैनल हैं, उनके माध्यम से भी काफ़ी सारे एरिया के अंदर सर्वे हो रहे हैं। तो उनके अंदर कांग्रेस जो है आपकी राजस्थान के अंदर, उनका वादा है कि सरकार इस बार फिर से रिपीट होगी। तो उसको आप कितना धरातल पे समझते हैं कि सरकार वास्तव में रिपीट होगी, और होगी तो आप क्या कारण बताते हैं कि सरकार इन कारणों की वजह से वापस रिपीट हो सकती है? तो सरकार तो 100% रिपीट होगी, क्योंकि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं लागू की है जो ये बीजेपी वाले कभी जीवन में लागू नहीं कर सकते, नहीं कभी समझ पाएंगे। उन्होंने इतने जिले बना दिए। हमारी विधानसभा की बात करें, इतनी उपलब्धियां हैं जो हम अल्प शब्दों में उसकी प्रस्तुति हम आपको संभव नहीं है बताना। 4 काम ऐसे बताएं आपकी जो आपके इस क्षेत्र के अंदर करवाए कांग्रेस ने, जिनसे आप बहुत बड़ा वोट बैंक साध सकते हैं। हमारे देश आज़ाद हुआ तब से हमारी इच्छा थी या इस क्षेत्रवासियों लोगों की मांग थी कि पंचायत समिति जो फलासिया है इसको तहसील बनाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया था, वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको तहसील बनाया। ओगड़ा के लिए उप तहसील बनाने के लिए लंबे समय से मांग थी, वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसको ओगड़ा को उप तहसील बनाया। पांडरवा जैसे क्षेत्र में रैया, अम्बासा, मामेर से जो दूर से लोग इलाज कराने के लिए गुजरात जाते थे, उनके लिए पांडरवा में सीएससी खोली उन्होंने, और ढीमड़ी उधर खेड़ा की तरफ उन्होंने पुलिस चौकी का निर्माण करवाया, पुलिस चौकी खुलवाई। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो उन्होंने हमारे झाड़ू विधानसभा को दिया है। तो इनसे आपको लगता है कांग्रेस रिपीट हो जाएगी? बिल्कुल रिपीट होगी सर। लेकिन यहाँ झाड़ोल की जो बात करें, इसमें ऐसा होता है कि जब आपकी सरकार होती है तब यहाँ विधायक बीजेपी का होता है, और जब सरकार बीजेपी की होती है तब विधायक आपकी पार्टी का होता है। तो इस परिपाटी को इस बार आप बदल पाएंगे कैसे, क्या लगता है? वैसे नंबर इस बार आपकी है। हम इस परिपाटी को इस बार 2023 में इतिहास बदलेगा, हमारा विधायक भी जीतेगा और हमारी सरकार भी बनेगी। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूँ। इस बार ये परिपाटी बदलेगी, विधायक हमारा होगा, सरकार भी हमारी होगी। अगर आपसे अगर जो बात करी जाए, संगठन के अंदर भी आपके कई सारे जो हैं प्रकोष्ठ चलते हैं, उसके अलावा यहाँ की जो आपने अभी जो कार्यकारिणी बनाई होगी, उसमें किस प्रकार से आपने कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास किया है, और जो अभी वर्तमान स्थिति में चुनाव नज़दीक हैं तो उन पे आप ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते किस प्रकार से अभी से चुनावी रणनीति बनाए हुए हैं कि जिनसे यहाँ का चुनाव में कांग्रेस पक्ष में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मत मिले, उसके लिए क्या प्रयास करें? तो हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की हमने घोषणा कर दी है, कार्यकारिणी बना दी है। सारे एरियो से जो संगठन के जो वरिष्ठ लोग थे, जो काम करने वाले युवा थे, जिनका युवा कम जिसका फायदा हम ले सकते हैं, उन लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। उसके अलावा जो हमारे सीनियर कांग्रेस के लोग थे उनको हमने मंडल अध्यक्ष बनाए हैं। उसके अलावा जो और भी जो काम करने वाले लोगों की जिनमें क्षमता थी उनको हमने मंडल कार्यकारिणी में लिए हैं। हमने अभी बूथ अध्यक्ष भी बनाए हैं। बूथ अध्यक्ष के अलावा हमने बूथ कार्यकारिणी का भी घोषणा कर रहे हैं, वहाँ भी हमने लोगों को लिए हैं। इस प्रकार से हम संगठन में जितना हम अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं उतना से अच्छा। अगर सर बात करें तो बीजेपी के अंदर अगर बात करें तो उनमें पन्ना प्रमुख तक
पार्टी ने बना दिया अभी से, और आपके अगर संगठन की बात करें तो आप अब जाके आपके लंबे इंतजार के बाद जिला अध्यक्ष मिला है, कई जगह ब्लॉक अध्यक्ष मिले, और आप मंडल की बात कर रहे हैं, मंडल कई जगह अभी बाकी है। तो उनमें आप इकाई तक और बूथ तक स्तर तक कब पहुंचेंगे और कैसे क्या होगा? तो हम हमारी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मंडल ब्लॉक कार्यकारिणी बन चुकी है, मंडल अध्यक्ष भी डिक्लेयर हो चुके हैं, मंडल कार्यकारिणी भी डिक्लेयर हो चुकी है। रही बात बूथ की, हमारे बूथ लेवल पर कार्य चल रहा है और हम बूथ लेवल पर काम करके हर आदमी को अलग अलग जिम्मेदारी देंगे, जिम्मेदारी दे करके हम काम करेंगे। रणनीति उनकी अलग हो सकती है, रणनीति हमारी अलग हो सकती है, पर हमारी रणनीति उनसे काफ़ी बेहतर रणनीति है और हम हमारे रणनीति के हिसाब से बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और 2023 चुनाव कैसे जीते, हम बूथ कैसे जीते, उस बूथ के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। अगर जैसा सर बात करें, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ के विधायक के चेहरे भी खूब हैं, तो उनमें एक आपकी भी जिम्मेदारी है और आप भी एक व्यक्तिगत या गोपनीय सर्वे कर रहे होंगे कि इस कौन हमारे पे भारी पड़ सकता है विधायक प्रत्याशी में। तो आप उसके लिए क्या कैसे आकलन कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर होगा पार्टी के अंदर विधायक प्रत्याशी तो वो महत्वपूर्ण चल पाएगा और संगठन के अंदर आपके अगर रह के या पार्टी को जिताने का 100% आप मान सकते हैं कि वो जीत पाएगा प्रत्याशी, ऐसा चेहरा आप देख रहे होंगे। तो उसमें आपकी जो प्राथमिकता है वो क्या क्या रह रही होंगी कि इन आधार पे मैं देख रहा हूँ कि ऐसा संगठन के अगर आदमी आवे तो वो आपके लिए बेहतर होगा? तो व्यक्ति विशेष नहीं है, संगठन पार्टी जो निर्णय करेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो ही यहाँ से चुनाव जीतेगा। भाई हम लास्ट में हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कोई एक संदेश देना चाहें तो वो आप क्या कहना चाहें? मैं सर ये कहूँगा कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो इतनी बड़ी बड़ी योजना है, जैसे कि एक मैं बता दूँ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके अंदर 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। और मैं हमारे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो सैकड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है। और दुर्घटना बीमा, दुर्घटना होने पर अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5-5 लाख रुपये 10-10 लाख रुपये भी लोगों को हमने यहाँ लोगों को दिला रखा है। तो इतनी बड़ी योजना अगर हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, इसका फ़ायदा प्रत्येक लोगों को लेना चाहिए, प्रत्येक लोगों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए और ये योजना घर घर तक पहुँचानी चाहिए। और मैं बता दूँ बड़ी बात कि ये योजना पूरे भारत में इस योजना की चर्चा हो रही है। इतनी बड़ी जो योजना जो लागू की है, ये योजना एक बहुत बड़ी योजना है। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी जैन, पल्लू भाई, झाड़ोल ब्लॉक अध्यक्ष, और इनसे हमने आज चर्चा की थी चुनाव से पहले और आपको इनका परिचय भी कराया। तो इस खास कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ थे पल्लू भाई। पल्लू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता, गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज़ राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में।